सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थियों। विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आज हम लोग यूपी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और उनका निबंध मित्रता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे। अभी देख पा रहे होंगे इनका रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इनका हम पहले जीवन परिचय देखेंगे। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जो मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास के जिले राठ तहसील, जहां वे कानूनगो थे वहीं राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट फाइन आर्ट में इंटरमीडिएट किया और इस शिक्षा प्राप्त इन्होंने इलाहाबाद से की थी, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया, अर्थात इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाए। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः मिर्जापुर के मिशन स्कूल में आपने पहले पढ़ा था FA फाइन आर्ट में इंटरमीडिएट, तो ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते भी इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा, लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी द्वारा, काशी नागरी प्रसारित सभा में ससम्मान बुलवाया गया। 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारित पत्रिका के संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। तक श्याम सुंदर दास जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद यह श्याम सुंदर दास के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। अर्थात कहने का आशय है कि सन 1941 में इनका निधन हो गया। इनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1941 तक रहा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और श्रेष्ठ इतिहासकार और संपादक। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहला है निबंध संग्रह। जो इनके निबंधों का जो संग्रह है वह चिंतामणि के नाम से 2 भागों में प्रकाशित है तथा विचार वीथी के नाम से भी प्रकाशित है। आलोचनात्मक ग्रंथ में यह आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। आपने कहा श्रेष्ठ निष्पक्ष और श्रेष्ठ आलोचक इनको कहा जाता है। तो आलोचनात्मक के 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। पहला था रस मीमांसा। यह आलोचनात्मक ग्रंथ है। इन्होंने रस के गुण और दोषों का विवेचन किया है। रस मीमांसा, इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। दूसरा है त्रिवेणी। त्रिवेणी में 3 कवि सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। और तीसरा है सूरदास। ये सूरदास पर इन्होंने आलोचना, इनके गुण दोषों का विवेचन किया है। इन्होंने इतिहास की भी कुछ पुस्तकें लिखी जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। इसमें इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है
वह इसका नाम रहा हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने संपादन भी किया है, जिसमें जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। इनका इन्होंने इन रचनाओं का इन्होंने संपादन किया, जिसमें जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारित पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। जहां तक साहित्य में स्थान की बात है, हम देखें तो यह हिंदी को निबंधों को नया आयाम देने वाले और उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले और ये शुक्ल युग के साहित्यकार थे। इनके नाम से ही शुक्ल युग चलता है। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक, हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह इनका जीवन परिचय है और इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग इनकी रचना मित्रता का अध्ययन करेंगे और उसके मुख्य भाग जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनका अध्ययन करेंगे। जो पहला पैरा है, हम लोग ऐसे समय समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। इसमें लेखक रामचंद्र शुक्ल मित्रता निबंध पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम लोग ऐसे समय समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि हम लोग जब जीवन में का प्रारंभ करते हैं तो ऐसे समय करते हैं समाज में प्रवेश, जब बालक कुछ बड़ा होता है तो जन्म लेता है, शरीर कुछ बड़ा होता है तो अपने पड़ोस में जाता है। पड़ोस में जाता है अर्थात समाज में जाता है। पहले तो अपने माता पिता सामाजिकता सीखता है और सामाजिकता सीखने के बाद वो अपने पड़ोस आदि में जाता है, जाकर के कार्य प्रारंभ करता है। उस समय हमारा जो चित्त है, चित्त का अर्थ हृदय और मन कैसा होता है तो कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। जो जिसने कह दिया हम उसकी बात को मान लेते, वो संस्कार हमारे अंदर आ जाते। कोई अच्छी बात कर देता हम अच्छा सीख लेते हैं, कोई गाली गलौज करना सिखाता तो हम गाली गलौज आदि सीख लेते हैं। तो अर्थात कहने का आशय है कि हर प्रकार से हमारा जो हृदय होता है वह कोमल होता है और हर तरह से संस्कार को ग्रहण करने, जो जैसा मिलता है उसको उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उस पर कोई विचार नहीं करते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे जो भाव हैं अपरिमार्जित रहते हैं, अर्थात उनका कोई परिमार्जन नहीं हुआ है। परिमार्जन कहने का आशय है कि उसको परिष्कृत करके जो अलग चीज, जो अच्छी चीजें नहीं हैं उसको हटाया जाए और अच्छी चीजों को ग्रहण किया जाए तो वह परिमार्जित होगा। और ऐसा भाव जिसमें हम ज्यों का त्यों मान लें, उसमें हम कोई विचार न करें, वैसा भाव अपरिमार्जित भाव कहलाता है। और हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारा स्वभाव होता है, वह अपरिपक्व होता है, उसमें परिपक्वता नहीं आई होती है। कि जैसे हम किसी बालक को कहे, जो कहते हैं यह बोलो तो बोलने लगता है, लेकिन वो विचार नहीं करता ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो क्योंकि हमारा जो प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव है वो अपरिपक्व रहता है। अपने मनोवेगों की शक्ति और प्रकृति की कोमलता का पता हमको नहीं रहता। अपने मनोवेगों की शक्ति और प्रकृति की कोमलता का पता हमें नहीं रहता। अपने मनोवेगों की शक्ति अर्थात हमारे मन में जो उद्वेग, जो भावना उठती है, उसकी शक्ति का, और प्रकृति का अर्थात अपने स्वभाव की कोमलता का हमको पता नहीं रहता, कि हमको ज्ञान नहीं रहता। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। हम लोग कैसे रहते हैं तो कहा कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात
बिना विरोध के मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले। हम कच्ची मिट्टी मूर्ति, जैसे कोई कच्ची मिट्टी है, कुम्हार होता है, मिट्टी का बर्तन आदि बनाता है, तो जिस रूप में चाहता है उसी का वो दीपक बना देता है, उसी का वह घड़ा बना देता है, उसी का वह सुराही बना देता है। अर्थात मनुष्य भी प्रारंभ में वैसा ही होता है, कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान होता है, जिस रूप में चाहे उसे उस रूप में ढाला जा सकता है। चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, उस मिट्टी से हम राक्षस का भी दैत्य का भी मूर्ति बना सकते हैं, चाहे हम देवता की मूर्ति बना सकते हैं, क्योंकि वह परिष्कृत परिपक्व नहीं होती है, क्योंकि अपरिमादित होती है और अपरिपक्व होती है। अर्थात उसको परिपक्व न होने का उस मूर्ति को हम, कच्ची मिट्टी को हम राक्षस के रूप में भी बना सकते हैं और देवता। अर्थात जो बालक का स्वभाव होगा, जो परिपक्व होगा और अपरिमादित होगा, उसको हम किसी रूप में ढाल सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और ऐसे लोगों का साथ हमें और भी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक परिपक्व हों, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात हम बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, अर्थात उनकी बातों का हम कोई विरोध नहीं करते, जो कहते हैं हम उनको मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। परंतु इससे भी अधिक बुरा क्या है, तो कहा जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, जो हमारी बात को, जो हम कह दिए तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो हमें सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, क्योंकि ऐसी दशा में हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न तो कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न कोई सहारा, क्योंकि हम हमारी बात को ज्यों का त्यों मान लेंगे। हम चाहे अच्छा कहें बुरा कहें, अगर ज्यों का त्यों मान लेते हैं तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि यह ऐसी दशा में वो हमारी बात ऊपर रखते हैं तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है और हमारे लिए कोई सहारा नहीं रहता। अर्थात कहने का आशय है कि हम जो कहेंगे उसी को मान लेंगे, हमारे बात में क्या अच्छाई है क्या बुराई है उस पर वो ध्यान नहीं देंगे, जिससे हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में, जैसे ये मूर्ति बनाते हुए दिखाया गया है, बचपन में जब व्यक्ति अपरिपक्व और अपरिमादित होता है तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। अब गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कच्ची मिट्टी की मूर्ति किसे बताया गया है, तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति किसको बताया गया है, वह नवयुवक को बताया गया है। किसी छोटे बालक को और नवयुवक को कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान बताया गया है। संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक मित्रता से लिया गया है, जिसके कथित लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और व्याख्या को ये रेखांकन किया गया है पंक्तियां, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो अब अपने उत्तर पुस्तिका में इसकी व्याख्या करेंगे। अगला जो पैरा महत्वपूर्ण है, मैत्री का उद्देश्य। यहाँ कवि रामचंद्र शुक्ल हमें मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए वह बता रहे हैं। तो हम मित्रता करते कैसे हैं, मैत्री का हमारा उद्देश्य, एक सामान्य व्यक्ति मित्रता क्यों करता है, उसकी मित्रता का क्या उद्देश्य होता है, हम मित्रता किन बातों को देखकर करते हैं, इसका वर्णन यहाँ लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, ये दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना मित्र बना लेते, उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग पहले देखते क्या है, तुम लोग देखेंगे मित्र बनाने से पहले हंसमुख चेहरा, जो सामने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, एकदम देखने में हंसमुख चेहरा है, और उसके बातचीत का वो बात कैसे करता है उसको हम देखते हैं, और उसमें चतुराई है कि नहीं, वो कितना चतुर है, कितना चालाक है और साहसी, इन सब बातों को लेकर, इन कुछ दो चार बातों को लेकर
हम किसी को अपना बना लेते हैं, उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। वास्तव में हम लोग यह विचार नहीं करते मित्रता करते समय कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, जो क्या उसकी कुछ जो जीवन के व्यवहार में क्या उसके कुछ मूल्य है, कुछ वैल्यू है, क्यों हमें मित्रता करनी चाहिए, इस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो आगे कह रहे हैं लेखक रामचंद्र शुक्ल जी, यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। और यह एक ऐसा साधन, कौन एक ऐसा साधन है, तो कहा यहाँ मित्रता। मित्रता है एक ऐसा साधन है जिससे हमें आत्म शिक्षा, अपने आप को शिक्षित करने में के कार्य में बहुत सुगम हो जाता है। अर्थात अगर हमें अच्छा मित्र मिल जाए तो हमें उससे अच्छी शिक्षा मिलती है, अगर बुरा मित्र मिल जाए तो हमें बुरी शिक्षा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कहा गया है संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात। और एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जो हमारा विश्वास पात्र मित्र है उससे बड़ी भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र होगा तो उसे हम उसके भरोसे हम स्वयं को छोड़ सकते हैं कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, अर्थात कैसा मित्र, तो कहा विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि एक खजाना मिल गया, बहुत बड़ा धन मिल गया। तो सच्चा मित्र मिलना भी, विश्वास पात्र मित्र मिलना, विश्वास पात्र को एक खजाने के समान बताया। किसको बताया गया है, तो विश्वास पात्र मित्र को। विश्वास पात्र जो मित्र है वह किसके समान है, तो एक खजाने के समान। पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विश्वास पात्र मित्र कैसा है, तो कहा गया एक खजाने के समान। इसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाए मानो उसको एक खजाना मिल गया। पहला प्रश्न है इस पर आधारित, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ आप पिछले में लिखे हैं, ये कि प्रस्तुत पद गद्यांश हमारे पास पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश किया गया है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ये रेखांकन किया गया है, इसकी आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और आपसे पूछा गया है तीसरा प्रश्न, मनुष्य के किन गुणों को देखकर लोग उससे मित्रता करने की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पढ़ा था कि ये गुण है हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस। ये गुण इसको देख करके लोग उसे अपना मित्र बनाने की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पैरा है और एक परीक्षा में की दृष्टि से महत्वपूर्ण पैरा है, इसमें लेखक यह बता रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जैसे औषधि का उपयोग होता है कि कोई भी आपको रोग हो जाता है तो आप औषधि खा लेते हैं तो रोग आपका दूर हो जाता है, रोग का निदान हो जाता है। ऐसे ही अगर आप में कोई रोग हो जाए तो विश्वास पात्र जो मित्र है वह जीवन के लिए एक औषधि अर्थात एक दवा के समान। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हम उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों, यहाँ कहा गया इधर कहेगा उत्तम संकल्प से दृढ़ करेंगे, बुरे संकल्पों से, अच्छे संकल्पों से। उत्तम संकल्प जो है, दृढ़ संकल्प जो है, जो मनुष्य में मनुष्यता के गुण विकसित करने वाले हैं, ऐसे उत्तम संकल्पों से हमें जो विश्वास पात्र मित्र हैं उससे हमें दृढ़ करेंगे, उससे हमें मजबूत बनाएंगे। हमारे दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे अंदर जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, जो त्रुटि हैं, उससे हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। हमारे अंदर वह जो हमारा विश्वास पात्र मित्र होगा वह सत्यता के गुण लाएगा, पवित्रता अर्थात अच्छी बातों के गुण लाएगा, और हमारे मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, मर्यादा की बात भी करेगा।
जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम कुमार्ग अर्थात बुरे रास्ते पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। अगर हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम बुरे रास्ते की ओर अग्रसर होंगे तो हमें बताएंगे ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते से आप चलना आपके लिए उचित नहीं हो, हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम हतोत्साहित अर्थात निराश होंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। जब हम किसी बात को लेकर निराश हो जाएंगे, जीवन से निराश हो जाएंगे, तब ऐसे जो विश्वासपात्र मित्र होंगे वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यही है कि वे उत्तमता पर जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। कि हम उत्तमता पर अच्छी प्रकार से अपना जीवन का निर्वाह कैसे करें, इसमें हमारे जो विश्वास पात्र मित्र होंगे वो हमारी सहायता करेंगे। उत्तम वैद्य की निपुणता, जो विश्वास पात्र मित्र कैसा होगा, तो कहा विश्वास पात्र मित्र में उत्तम वैद्य की निपुणता और परख और अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो उत्तम मित्र हैं, जो सच्ची मित्रता है, उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता, जैसे अच्छा चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, तो वह आपके नाड़ी को देखते ही पहचान जाता है, परख लेता है कि आपको कौन सा रोग है। तो उत्तम के उत्तम वैद्य, ऐसा ही जो आपका विश्वास पात्र मित्र होगा, जो सच्चा मित्र होगा, वह उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य चिकित्सक के समान निपुणता होगी। वह देखते ही आपके अंदर के दोषों को, दुर्गुणों को पहचान लेगा और उसे दूर करने के लिए आपसे और परख होती है, निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती। जो सच्चा मित्र होगा, सच्ची मित्रता में अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, जैसे माँ कुछ कोई बालक है, कुछ कह भी देता है, छोटा बालक है, मार भी देता है, तभी वो कोमल स्वभाव के कारण उसे कुछ कहती नहीं, बस पुचकार करके उसे ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। ऐसा ही सच्चा मित्र आपको आपने जो बुरी आदत को भी धैर्य रख करके उसको दूर करने का प्रयास करता है और कोमल पूर्वक मधुर भाव से आपको समझाता है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न, ऐसी मित्रता अर्थात सच्ची मित्रता अर्थात विश्वास पात्र मित्र की मित्रता करने का प्रयत्न जो है प्रत्येक पुरुष अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक, कहां से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकन किया गया है, उसकी आप व्याख्या करेंगे। तो इन लाइनों को रेखांकित किया गया है, इसकी आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और साथ ही आपसे पूछा गया है मनुष्य के किन गुणों को देखकर लोग उससे मित्रता करने की ओर, इसमें ये प्रश्न है, लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, अथवा लेखक सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। आप यहाँ पाएंगे लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना जो है उत्तम वैद्य से की है और अच्छी से अच्छी माता के समान किया है, क्योंकि उत्तम वैद्य जो है वह निपुण होता है, अपने कार्य में निपुण होता है और परख लेता है कि उसमें रोगी में दोगुण क्या है और दोष क्या आ गया है, उसको बीमारी का कारण क्या है। ऐसे ही आपका जो सच्चा मित्र है आपके अंदर दुर्गुणों को परख ले, जान जाएगा, उसको परख लेगा और परख करके उसको दूर करने का प्रयास करता है। और साथ ही उसमें अच्छी के अच्छी माता का धैर्य होता है, धैर्य के साथ उसमें उसका हृदय कोमल होता है, मित्र के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि दो छोटे छोटे बालक हैं। अब बच्चा कैसे जब घर से निकलता है तो कैसी मित्रता करता है, इसका वर्णन यहाँ लेखक रामचंद्र शुक्ल ने किया है। लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है
कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो बालक हैं और आपस में सहपाठी भी हैं, इनकी मित्रता कैसी होती है। तो लेखक रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जब बच्चे मित्र होते हैं तो एक दूसरे की मित्रता में बड़े मग्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खिलखिलाते हुए हंसते हुए दिखाई देते हैं। जो हृदय में बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है और साथ में थोड़ी सी कुछ बात हो जाए तो अपने साथी से, अपने सहपाठी से वह ईर्ष्या करने लगते हैं और उससे निराश होता, खिन्नता और उससे दुखी हो जाते। थोड़ा सा कुछ, एक तो हंस रहे होते हैं, थोड़ा सा कुछ होने पर ये दुखी और निराश हो जाते हैं। वह और कहां। और ऐसी मित्रता जो बचपन की मित्रता और कहीं दिखाई नहीं देती। अर्थात कहने का आशय है बचपन की मित्रता युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि की मित्रता के समान दिखाई नहीं देती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति। एक दूसरे से बड़े मधुर स्वर में बातें करते हैं और एक दूसरे का अनुरक्ति अर्थात प्रेम होता है। एक बार बच्चे से दूसरे बच्चे में बड़ा प्रेम होता है। कैसा अपार विश्वास होता है। और बचपन के बालपन की मित्रता में दोनों मित्रों के बीच अपार विश्वास होता है, एक दूसरे में बहुत विश्वास करते हैं कि मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं और हृदय में इसके अंदर से कैसे कैसे उद्गार अर्थात भाव आते हैं। यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, अर्थात बचपन में बहुत सारे सपने बच्चे देखते हैं। वर्तमान आनंदमय दिखाई पड़ता है और जो वर्तमान समय है वह आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती है और आने वाले समय में भविष्य के संबंध में बहुत सी लुभावनी कल्पनाएं जो हैं उनके मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कितनी जल्दी बातें लग जाती हैं और कितनी जल्दी जो है मित्र एक दूसरे से मानना मनाना होता है, अर्थात जल्दी से रूठते हैं, जल्दी से मान भी जाते हैं। वो अगर एक मित्र उठ जाए तो दूसरा मनाने चला जाता है और दूसरा मित्र जाए तो पहला मित्र, अर्थात कोई भी इसमें से उठे तो एक दूसरे को मानना मनाना होता है और मानना जल्दी मनाते मान भी जाते हैं और फिर मानना रूठते फिर मान जाते हैं। ऐसा क्रम जो है लगातार चलता रहता है। आगे लेखक रामचंद्र शुक्ल करे सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति से हृदय में कितने उथल पुथल के भाव भरा हुआ होता है। जब बालक होता है पड़ोस के बाद विद्यालय में जाता है तो उसे सहपाठी मिलते हैं। तो सहपाठी की मित्रता जो है वह अलग अलग घर, पड़ोस का तो नजदीक होता है, सहपाठी जो होता है वो अलग अलग जगह से आते हैं और इस उक्ति से हृदय में कितने उथल पुथल के भाव भरा होता है। अलग अलग से आते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के जानते हुए मित्र बन जाते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको उत्तर देना है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बचपन की मित्रता को क्या विशेषता बताई है। तो उपयुक्त गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक कौन है? पाठ ये मित्रता से लिया गया है और लेखक जो है आचार्य रामचंद्र। दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसमें आप देख पाएंगे कि ये पंक्तियां रेखांकन की गई हैं, इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और साथ ही पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बचपन की मित्रता की क्या विशेषता बताई है। बचपन की मित्रता यह विशेषता बताई है कि कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है। ये बचपन के मित्रता की विशेषता है। हम आगे अगले भाग में इसके निबंध का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।